नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम लोग जो है रीतिकाल से संबंधित केशवदास को पढ़ने वाले हैं। केशवदास कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हिंदी का जो प्रत्येक विद्यार्थी है वो इसके बारे में जानता है, विशेषकर व्याख्याता की, वरिष्ठ अध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट सेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो विशेष रूप से इस बात को जानते हैं कि केशवदास का कितना अहम रोल है रीतिकाल में, और हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का कितना अहम रोल है ये भी वो अच्छे से जानते हैं। सर्वाधिक प्रश्न जो है वो रीतिकाल से ही पूछे जाते हैं और कठिन प्रश्न जो है वो भी रीतिकाल से ही पूछे जाते हैं। बहुत बार याद करने के बाद भी रीतिकाल एक ऐसा काल है जो याद नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही जैसे रचनाकारों के नाम और एक ही जैसी रचनाएं हैं, समझ में नहीं आता क्योंकि ये रीति थी ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो साहित्य है वो एक ही तरह की वाग धारा में बहने लगा था, ठीक है ना। तो वो वैसे ये भी एक ही तरह की धारा में, एक ही तरह की सारे सभी ने, किसी ने छंदमाल लिख दिया, किसी ने छंदमाला लिख दिया, ठीक है ना, किसी ने प्रकाश लिख दिया, सभी ने प्रकाश ही प्रकाश लिख रखे हैं, ठीक है ना, किसी ने चंद्रिका चंद्रिका लिख रखे हैं। इस तरह से एक ही एक जैसे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अलंकारों पर रस प्रकाश है, रस चंद्रिका है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर केशवदास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रमुख कवि होते हैं उनमें से अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे केशवदास जी हुए, घनानंद जी हुए, बिहारी हुए, चिंतामणि त्रिपाठी हुए, ठीक है ना, ये जो प्रमुख कवि होते हैं, जैसे इसके अलावा पद्माकर हुआ, मतीराम जी हुए, बस ये महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है ना। कुछ गवाल कवि भी हो सकते हैं, इनमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनमें भी केशवदास और चिंतामणि जो है इन पर, क्योंकि कुछ विद्वान जो है केशवदास को प्रथम कवि मानते हैं और कुछ विद्वान जो चिंतामणि को मानते हैं। यही कारण है कि केशवदास और चिंतामणि से प्रश्न उठते हैं। अब केशवदास को कम बताने के लिए भी इस पर विस्तार से वर्णन किया गया है, ठीक है ना। केशवदास को चिंतामणि से कम बताने के लिए भी इस पर विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी आधार पर प्रश्न भी अधिक से अधिक बन जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम पढ़ेंगे सीधा केशवदास जी को। पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके जो रचनाएं हैं उनकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि किस प्रकार सभी रचनाओं को आप किस प्रकार याद कर सकते हैं। कि केशवदास रसिक ने नक्शी कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नक्शी कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा, ठीक है ना। केशवदास की हम बात करते हैं। तो जन्म की हम बात करते हैं, केशवदास के जन्म की हम बात करते हैं। तो जन्म इनका 1555 ईस्वी में माना जाता है। जन्म जो है इनका 1555 ईस्वी में माना जाता है। रीतिकाल का चूंकि हम जानते हैं कि प्रारंभ कब से माना जाता है, 1643 ईस्वी, तो इनके काफ़ी समय बाद रीतिकाल का प्रारंभ हुआ था। जन्म स्थान की हम बात करते हैं तो केशव के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान की दिल्ली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव था, ठीक है। जन्म स्थान की हम बात करते हैं तो केशव के वंशजों का मूल निवास स्थान जो था ब्रज और राजस्थान की दिल्ली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपालांचल में राज्य आश्रित रहते थे। केशव के पूर्वज जो थे वो भी राज्यों के आश्रित रहते थे, राजा के आश्रित रहते थे। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज जो है वो संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशव ने कवि प्रिया में किया है, ठीक है ना। जिनके भाखा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाखा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, ऐसा वो कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? भाखा अर्थात ब्रज भाषा, साधारण भाषा जो है वो तो उनके कुल के दास भी थे ना, वो भी उस भाषा को नहीं बोलते थे, वो भी जिसे देव भाषा बोलते हैं, संस्कृत बोला करते थे। वो ऐसा कह रहे हैं, केशवदास जो है वो ऐसा कहते हैं। तो उनके जो दास होते थे वो भी क्या है, संस्कृत बोला करते थे। केशवदास के वंशज
केशवदास के वंशजों के दास भी संस्कृत बोलते थे, उनको भी साधारण भाषा नहीं आती थी। इसलिए तो केशवदास भाखा में रचना करने के कारण लज्जित और कुंठित है। केशवदास जो है वो भाखा में रचना करने के कारण लज्जित और कुंठित थे। कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि भाखा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, भाखा कवि भो मंदमती तही कुल केशु दास। भाखा कवि भो मंदमती, ठीक है, भाखा कवि भो छोटी बुद्धि वाले, भाषा का कवि छोटी बुद्धि वाला होता है और वही केशवदास है, ठीक है ना। भाषा का जो कवि होता है वो छोटी बुद्धि वाला होता है, मतलब इस वो ब्रज भाषा को उस समय जब तक केशवदास आए थे ना, तब संस्कृत बोलने वालों को, पढ़ने वालों को, लिखने वालों को, वैसे आज भी हम प्रकांड पंडित ही मानते हैं। जिसको संस्कृत आती है या अंग्रेजी आती है, जिसको अंग्रेजी आती है उसको हम सोचते हैं कि ये भी बड़ा विद्वान है, ठीक है ना, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा इंटेलिजेंट है। और जिसको संस्कृत आती है उसको हम मानते हैं कि ये बड़ा पंडित है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाखा में बोलने के कारण वो अपने आप को लज्जित और कुंठित महसूस कर रहे हैं केशवदास जी। केशवदास का जन्म भारद्वाज गोत्रीय सनाड्य विप्र वंश में हुआ था। इन्हें वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता था। याद रख लें, किन्हें कहा जाता था वेदांतवादी मिश्र? केशवदास को। केशवदास को वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता था। केशवदास को वेदांतवादी मिश्र भी कहा जाता था। आज भी वहां व्यासपुर मोहल्ले में, कहां? आज भी वहां व्यासपुर मोहल्ले में उनके घर के भग्नावशेष प्राप्त हैं। केशव ने विधि पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था। पिता पंडित काशीनाथ, पिता का नाम था पंडित काशीनाथ। पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। केशव के कुल की नारियां भी विदुषी थी। केशव की शिष्या प्रवीण राय, कुछ जगह प्रवीणा आता है, कुछ जगह प्रवीण आता है, प्रवीण राय। केशव की शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण विदुषी थी। बादशाह अकबर से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशवदास ने अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए महाराज इंद्रजीत सिंह का किसी कारण से बादशाह अकबर से झगड़ा हो गया था। महाराज इंद्रजीत सिंह का, जिनके आश्रय में केशवदास जी रहते थे, जिनके आश्रय में केशवदास जी रहते थे, उनका किसी बात को लेकर अकबर से, ऐसा आता है लिखा हुआ कि झगड़ा हो गया था। तो केशवदास ने अपनी चतुराई से या अपनी बुद्धिमत्ता से उसको हल कर दिया था। इसलिए ओरछा दरबार में केशवदास की बात का कभी भी विरोध नहीं होता था। ओरछा दरबार में केशवदास की बात का कभी भी विरोध नहीं होता था। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह का इन्हें आश्रय प्राप्त था। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। वीर सिंह देव, राम सिंह कुछ जगह आता है, कुछ जगह रामशाह आता है, रतन सेन, अमर सिंह, चंद्रसेन आदि सभी में केशवदास का केशवदास का सदा सम्मान किया। वीर सिंह देव, रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन आदि सभी ने केशवदास का सदा सम्मान किया। केशव को महाराज राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह का राजाश्रय प्राप्त था। ये महत्वपूर्ण है। केशव को महाराजा राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह का राजाश्रय प्राप्त था। केशवदास को वैसे रतन सिंह के राजाश्रय में भी रहे थे। उन्हीं के राजाश्रय पर इन्होंने रतन बावनी की रचना की थी। उन्हीं के राजाश्रय में उन्होंने रतन बावनी की रचना की थी। रतन बावनी की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आगे जब रचनाएं आएंगी तब हम विस्तार से बात करेंगे। अभी उनका एक पारिवारिक परिचय पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये कथन है। केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा चली, केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे, केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष में रही और अलंकारों के निरूपण के संबंध में अधिकतर चंद्रलोक और कोल्यानंद का अनुसरण किया है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य शुक्ल? आचार्य शुक्ल ये कहना चाह रहे हैं कि केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा चली, केशव के 50 या 60 वर्ष बाद में हिंदी में जो लक्षण ग्रंथों की परंपरा चली, अर्थात रीति काल जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। ठीक है ना, वह
केशव के मार्ग पर नहीं चली, वह काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष में रही और अलंकारों के निरूपण के संबंध में अधिकतर चंद्रलोक और कोल्यानंद का अनुसरण किया। अलंकारों के निरूपण के संबंध में अधिकतर चंद्रलोक और कोल्यानंद का अनुसरण किया। अब देखो वो कहना चाह रहे हैं कि काव्य प्रकाश, मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, मम्मट का काव्य प्रकाश और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण रस संबंधी ग्रंथ थे, इनके आधार पर चली थी। समझ गए कि कहना चाह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ये कहना चाह रहे हैं कि केशवदास के बाद जो लक्षण ग्रंथों को लिखने की परंपरा चली थी, केशवदास के 50 या 60 वर्षों बाद जो लक्षण ग्रंथों को लिखने की परंपरा चली थी, वह केशवदास के परंपरा पर नहीं, वह रसवादी परंपरा थी। और वो किस पर आधारित थी? वह मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण पर आधारित थी। और हम अगर अलंकारों की बात करें तो वो चंद्रलोक और कोल्यानंद पर आधारित थी, चंद्रलोक और कोल्यानंद पर आधारित थी। और जो केशवदास की परंपरा थी वो किस पर थी? पहले भी बता चुका हूं, भामह, दंडी और उद्भट की परंपरा थी। केशवदास की जो परंपरा थी वो भामह, दंडी और उद्भट की अलंकारवादी परंपरा थी। उनके बाद की जो परंपरा चली लक्षण ग्रंथों को लिखने की, वो रसवादी परंपरा थी। और किन के आधार पर? मम्मट, विश्वनाथ और क्या नाम था एक और, जगन्नाथ, शायद मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, इनके आधार पर वो चली थी। और जो अलंकारों की भी हम बात करें तो वो भामह, दंडी, उद्भट वाले अलंकार नहीं थे, वो किस वाले थे? कुवल्यानंद और चंद्रलोक वाले अलंकार थे। चंद्रलोक में क्या था? पूरे रीति काल में आचार्य शुक्ल के अनुसार यही परंपरा चली थी अलंकारों को लिखने की कि पहले एक दोहा कहकर, ये चंद्रलोक की परंपरा है कि पहले एक दोहा कहकर उसमें लक्षण दे दिए जाते थे और बाद में जो है कवित्त स्वैयों के माध्यम से पूरी जो कथा है वो कही जाती थी या उसके उदाहरण दिए जाते थे कवित्त स्वैयों के माध्यम से। डॉक्टर जगदीश गुप्त क्या लिखते हैं? डॉक्टर जगदीश गुप्त लिखते हैं कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन काव्य ग्रंथों और सिद्धांतों का आधार लेकर केशव ने काव्य रचना की, प्रवृत्ति आचार्यों ने उसका अनुकरण न करते हुए चिंतामणि की रीति परंपरा का अनुसरण किया है। सॉरी, डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन काव्य ग्रंथों और सिद्धांतों का आधार लेकर केशव ने काव्य रचना की, प्रवृत्ति आचार्यों ने उसका अनुकरण न करते हुए चिंतामणि की रीति परंपरा का अनुसरण किया। इस आधार पर चिंतामणि की रीति परंपरा का अनुसरण किया। इस आधार पर केशव के स्थान पर चिंतामणि को ही रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाना चाहिए। परंतु केशव का व्यक्तित्व जो है वो चिंतामणि की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभावशाली है। केशव का जो व्यक्तित्व है वो चिंतामणि की अपेक्षा बहुत अधिक प्रभावशाली था। केशवदास आचार्य तथा कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा बाद के युग के कवियों के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका इतना महत्व न रहा हो। केशवदास आचार्य तथा कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा बाद के युग के कवियों के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका इतना महत्व न रहा हो। डॉक्टर जगदीश गुप्त का यह मत है, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी मत आएगा आप उसको शुक्ल का मान के बैठ जाएंगे, तो ध्यान रखना डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, इतनी बार पूछा गया जिसका कोई अंत नहीं है। उनमें वह सहृदय था, सिर्फ इतने याद रख लो, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, वे चमत्कारवादी कवि थे, वे अलंकारवादी कवि थे। ठीक है ना, ये किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव केवल उक्ति विचित्रीय एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव को उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसने कहा है? केशव को केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। फिर डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में
कि केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा प्रवृत्ति रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता। अब डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, यह कथन आप डॉक्टर नगेंद्र का भी मान सकते हो और विशेष रूप से मैं ये मानूंगा कि आप भगीरथ मिश्र का माने, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र ने उसे संपादित किया है और जो लिखा हुआ है वो भगीरथ मिश्र द्वारा लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा जा रहा है कि केशवदास जैसे आचार्य कवि को ये सिद्ध करेंगे कि केशवदास कैसे प्रवर्तक थे, ठीक है ना, और शुक्ल ने जो तथ्यात्मक जानकारी दी है वो कैसे उसको गलत सिद्ध करे। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा प्रवृत्ति बाद के रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए, शुक्ल पर बात कर रहे हैं, केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा बाद के रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जहां एक और केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का सांगोपांग निरूपण किया है, रसिक प्रिया में रस सिद्धांत का सांगोपांग निरूपण किया है, वहीं दूसरी ओर रीति कवियों ने प्राय अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे हैं। वास्तविकता वो कहना चाह रहे हैं कि रीति काल के प्रवर्तक के पद से केशवदास को वंचित किया गया। किस कारण से किया गया? कि वो अलंकारवादी आचार्य थे, ठीक है ना, रसवादी नहीं थे, और बाद वाले सारे रसवादी थे। अब नगेंद्र ये कहते हैं कि वो कैसे नहीं थे, उन्होंने सबसे पहले रसिक प्रिया लिखी थी और रस सिद्धांत का वर्णन उन्होंने किया था। रसिक प्रिया लिखी थी और रस सिद्धांत का वर्णन उसमें उन्होंने किया था। अब बाद वालों को आप रसवादी कह रहे हो, लेकिन बाद वाले बहुत से कवियों ने अलंकारों पर रचना लिखी थी, तो बाद वाले अलंकारवादी कैसे हो गए, ठीक है ना। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादक शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादक शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित रीतिकाल या रीति परंपरा का प्रवर्तन केशव से ही मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा। तो इनके अनुसार इसके प्रवर्तक कौन है? केशवदास ही है। केशवदास आगे अपने जो नगेंद्र है वो डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में केशव का वर्णन जो है वो भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियों में अध्याय के अंतर्गत रीति काव्य में किया गया है। भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां अध्याय के अंतर्गत रीति काव्य में किया गया है, रीति काल में नहीं किया गया। उसी तरह आचार्य शुक्ल ने केशव का वर्णन भक्ति काल की फुटकल रचनाएं अध्याय में किया है, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं अध्याय के अंतर्गत किया है। समझ गए? अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो केशवदास जो थे ना वो रीतिकाल से पहले के थे, इसलिए इन लोगों ने उस प्रवृत्ति का आरंभकर्ता प्रवर्तक तो उसको मानने का प्रयास किया है, लेकिन वो पहले काफी पहले आ चुके थे, क्योंकि केशव का जन्म 1555 में हुआ था और 1617 में लगभग उनका निधन हो गया था। 1555 से लेके 1617 में उनका निधन हो गया था और रीतिकाल का प्रारंभ 1643 ईस्वी से माना जाता है, इसलिए उनको रीतिकाल की परंपरा में न रखकर उससे पहले ही रखा है। तो नगेंद्र ने तो क्या किया कि भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भक्ति काल है उसके बाद जो अन्य प्रवृत्तियां रखी गई है, जैसे दरबारी कवि हो गया और रीति कवि हो गया, नीति कवि हो गया, वीर कवि हो गया, इस प्रकार के अन्य काव्य प्रवृत्तियां रखी गई है। उन्हीं में जो रीति काव्य रखा गया है उसमें केशवदास का वर्णन किया है उन्होंने, रीति काल में नहीं किया। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने भी भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, भक्ति काल की जो फुटकल रचनाएं हैं उनमें केशवदास का वर्णन किया है। हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ कहां से होता है इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सरसरी निगाह मार लेते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से तो रीति काल का आरंभ कहां से होता है? कृपाराम से। किसके अनुसार है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा ही लिखा गया है कि कालक्रम की दृष्टि से तो
किससे आरंभ मानना चाहिए? कृपाराम से, ठीक है ना, उनकी हित तरंगिणी से। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास से। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास से, और अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से चिंतामणि से। इन तीनों को ही माना जाना चाहिए अलग अलग दृष्टि से। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी आगे क्या लिखते हैं? कई काव्य शास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशवदास को ही दिया जाता है। अतः रामस्वरूप चतुर्वेदी भी रीति काल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? केशव को ही मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी इनको मानते हैं, भगीरथ मिश्र भी इनको मानते हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी प्रवर्तक जो है, रीति काल का प्रवर्तक जो है, वो केशवदास को ही मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किसको मानते हैं? चिंतामणि को। आगे देखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारीदास और अंतिम प्रसिद्ध कवि नहीं, अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर है। रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य तो कौन है? भिखारीदास। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार है, ऑल ओवर नहीं है। अंतिम प्रसिद्ध कवि नहीं है, अंतिम प्रसिद्ध कवि तो पद्माकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन है जो केशवदास आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में केशव के लिए मिल जाएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी के सभी। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से ही मानना चाहिए। अर्थात इन्होंने रीति काल का प्रवर्तक जो है वो किसको मान लिया है? चिंतामणि को, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फिर वही बात लिखते हैं, एक जैसी बातें आपको सिर्फ याद रखना है। कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा। कवि प्रिया किसकी रचना? ये केशवदास की रचना, ठीक है ना। कब हुई थी? 1601 ईस्वी में आई थी कवि प्रिया, और किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है। 16 प्रभाव है इसमें, इस पर रचनाओं पर आगे पढ़ेंगे अपने। 50 वर्ष पीछे उसकी अखंड परंपरा का आरंभ हुआ। यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों भाम्य उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर प्रवृत्ति आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। एक जैसे कथन है और सभी किसके हैं? शुक्ल के हैं, याद रख लेना। ये 50 वर्ष वाली कहानी जहां भी आएगी वहां शुक्ल होंगे। अब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार रचनाएं आप देख लें, फिर मैं इनके ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना, आसान सी। 1591 ईस्वी में इनकी रचना आई थी रसिक प्रिया, जिसमें 16 प्रकाश थे। कितने प्रकाश थे? 16 प्रकाश थे। फिर 1600 ईस्वी में इनकी रचना आई थी नक्शिक, जिसमें परंपरागत उपमानों से राधा का नक्शिक वर्णन किया गया है, जिसमें परंपरागत उपमानों से राधा का नक्शिक वर्णन किया गया है। फिर आई 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका, जिसमें 78 छंद है, 39 प्रकाश है, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। 1601 ईस्वी में ही कवि प्रियाई, जिसमें 16 प्रभाव है, ठीक है ना। 1601 ईस्वी में कवि प्रियाई, जिसमें 16 प्रभाव है। 1602 ईस्वी में छंदमाला है, छंदमाला जिसमें 77 वर्णवृत्त और 26 मात्रावृत्त है, ठीक है ना। वृत्त तो आप समझते हो छंद होते हैं, तो 77 वर्णिक छंद है और 26 मात्रिक छंद है। 1607 ईस्वी में आई रतन बावनी, वो क्या है? एक मुक्तक रचना है, और रतन सिंह की शौर्य और वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। रतन सिंह 1607 ईस्वी में वीर सिंह देवचरित, जिसमें वीर सिंह के मतलब युद्धों का वर्णन है। 1610 ईस्वी विज्ञान गीता, जो प्रतीक शैली में आध्यात्मिक वर्णन है। विज्ञान गीता में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक वर्णन है। 1612 ईस्वी जहांगीर जस चंद्रिका, 1612 ईस्वी जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। ये रचनाएं हैं इनकी, 9 रचनाएं। अब इनके बारे में क्या है, थोड़ा सा कुछ अलग है। वो ये है
कि जैसे हम लोग, ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार है, तो ये रसिक प्रिया जो है ये प्रथम रचना हो गई इस हिसाब से तो। लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है वो ये कहते हैं कि रत्न बावनी का काल जो है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने साहित्य कोश में, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने साहित्य कोश में क्या कहते हैं कि 1600 रत्न बावनी जो है, रत्न बावनी, इसका जो काल है वो अज्ञात है और यह उनकी या यह केशव की प्रथम रचना है। काल अज्ञात है और यह केशव की प्रथम रचना है। किसने कहा है? हिंदी साहित्य कोश के अनुसार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य कोश में कहा है कि रत्न बावनी जो है, जिसका 1607 ईस्वी सन बता रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, रत्न बावनी जो है वो एक मुक्तक रचना है और उसका काल अज्ञात है और यह केशव की प्रथम रचना है, रत्न बावनी का। और दूसरा वो छंदमाल, छंदमाल का भी वो मानते हैं कि इसका काल भी अज्ञात है, ठीक है ना। फिर वो जो ये नक्शिक रचना है, इसके बारे में भी वो कहते हैं कि नक्शिक, शिख नक और 12 मासा, ये जो रचनाएं हैं ये सभी रचनाएं किसके अंतर्गत थी? कवि प्रिया में ही थी। ठीक है ना, ये सभी जो है कवि प्रिया का ही भाग थी पहले। ठीक है, कौन कौन सी? नक्शिक, शिखनक और 12 मासा, ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार अलग अलग बातें हैं। अब सबसे पहले आता है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में क्या है? 16 प्रकाश है। फिर आता है कवि प्रिया। कवि प्रिया में क्या है? 16 प्रभाव है, याद रखना है। रसिक प्रिया 6 प्रकाश, कवि प्रिया, इसमें देखो रसिक में 6 आया है, इसमें कवि प्रिया में कहीं 6 नहीं आया। अगर 6 आया है तो आपको याद रखना है कि रसिक प्रिया में क्या है? प्रकाश है। ठीक है ना, रसिक प्रिया में प्रकाश है और इसके अंदर नहीं आया तो ये रहेगा प्रभाव, 16 प्रभाव। ये 39 प्रकाश है, रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है, ये बात आपने याद रखनी है। रसिक प्रिया जो है रस से संबंधित ग्रंथ है, रस सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ है। और कवि प्रिया जो है ये अलंकारवादी ग्रंथ है, ये अलंकार सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव की रचनाएं। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास की रचनाएं पूछी जा सकती है कि आचार्य शुक्ल ने कौन कौन सी रचनाओं को केशवदास की रचनाएं, या उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं। तो वहां मिलती है हमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, ये 7 रचनाएं मिलती हैं। अब कौन कौन सी नहीं मिलती? एक तो इसमें ये नहीं मिलती, नक्शिक, एक छंदमाला। कौन कौन सी नहीं मिल रही? नक्शिक नहीं मिल रही और छंदमाला नहीं मिल रही, बाकी सभी मिल रही है आपके सामने। तो ये जो 2 रचनाएं हैं ये कौन सी हैं? ये वो रचनाएं हैं जिन्हें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, जिनका जो है सन है अज्ञात माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इनके बारे में माना है कि नक्शिक तो किस में थी? नक्शिक तो कवि प्रिया में थी, और छंदमाला जो है उसका सन जो है वो अज्ञात है, वो कब लिखी गई थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इन 2 रचनाओं को छोड़ के, जो हम 9 रचनाएं पढ़ते हैं, इन 2 रचनाओं को छोड़ के याद रख लेना, नक्शिक और छंदमाल को छोड़कर इनको याद करने की जरूरत नहीं है कि आचार्य शुक्ल ने कौन कौन सी रचनाएं बताई थी, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सारी रचनाएं याद करनी है और उसके बाद इन 2 रचनाओं को उनमें से निकाल देना है। सारी रचनाएं आपने कैसे याद करनी है वो भी मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक है छोटी सी, वो लिखवा देता हूं मैं आपको। केशवदास रसिक ने, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि,
रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। क्या है? केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। एक बार फिर से, केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद को, केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद को, केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद को विज्ञान गीता देकर, केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद और रत्नवीर को, केशवदास रसिक ने नक्सिक कवि रामचंद और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। अब इससे कैसे है? रसिक से रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, कोई समस्या नहीं है मुझे लग रहा है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रसिक से रसिक प्रिया याद हो जाएगा। नक्सिक से नक्सिक 1600 ईस्वी, नक्सिक से नक्सिक 1600 ईस्वी। राम से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। छंद से छंदमाल, अच्छा नक्सिक से नक्सिक और कवि से कवि प्रिया 1601 ईस्वी। राम से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। छंद से छंदमाला 1602 ईस्वी। रतन से रतन बावनी 1607 ईस्वी। वीरसिंह से वीरसिंह देवचरित 1607 ईस्वी। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। ये याद रखना है आपने, ठीक है ना। रसिक से रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। नक्सिक से नक्सिक 1600 ईस्वी। कवि से कवि प्रिया 1601 ईस्वी। राम से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। छंद से छंदमाला 1607 ईस्वी। रतन से रतन बावनी 1607 ईस्वी। वीर से वीरसिंह देवचरित 1607 ईस्वी। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। और जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये बनने के बाद मैंने और भी लगा रहा था मैं नोट्स बनाने में। रत्न बावनी जो है डिंगल शैली का राजनीतिक प्रबंध काव्य है, याद रखना है आपने। रत्न बावनी जो है वो डिंगल शैली का राजनीतिक प्रबंध काव्य है। रत्न बावनी जो है वो डिंगल शैली का राजनीतिक प्रबंध काव्य है, आपने याद रखना है, ठीक है ना। डिंगल शैली का राजनीतिक प्रबंध काव्य है, ये बात आपको बताई थी। उसके अलावा रत्न बावनी को, जो रत्न बावनी का जो सन है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अज्ञात माना है, और उनके अनुसार रत्न बावनी केशवदास की प्रथम रचना हो सकती है। और रत्न बावनी में इंद्रजीत सिंह के बड़े भाई रतन सिंह का चरित्र चित्रण है। रतन सिंह के, इंद्रजीत सिंह के, जिनके दरबार में कौन रहते थे? केशवदास जी रहते थे। रसिक प्रिया की बात करें तो इसका रचना काल जो 1591 ईस्वी है। आधार ग्रंथ इसका रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। रुद्रट का श्रृंगार तिलक जो है इसका आधार ग्रंथ है। यह केशव का रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ है। 16 प्रकाशों में कोई समस्या नहीं है। इसमें जो ये आगे वाली बातें आगे आ जाएंगी। कवि प्रिया का थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये महाराजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी, महाराज इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था, ठीक है ना। प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए, प्रवीण राय जो है वो केशवदास की शिष्य भी थी। कवि प्रिया को कवि शिक्षा की पुस्तक माना जाता है। कवि प्रिया को कवि शिक्षा की पुस्तक माना जाता है। इसका आधार ग्रंथ, जैसे रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ रुद्रट का श्रृंगार तिलक था, जैसे रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ जो था वो रुद्रट का श्रृंगार तिलक था। कौन सा था? रुद्रट का श्रृंगार तिलक था। उसी तरह कवि प्रिया का जो आधार ग्रंथ है वो अमर कविकृत काव्य कल्प
लतावृत्ति, काव्य कल्पलतावृत्ति और दंडी रचित काव्य आदर्श है। समझ गए? आधार ग्रंथ जो है वो अमर कवि कृत काव्य कल्पलतावृत्ति, काव्य कल्पलतावृत्ति और काव्य आदर्श है। कवि प्रिया में अलंकारों को महत्व देते हुए वो लिखते हैं, कवि प्रिया का वो कथन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, ठीक है ना, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। 9 से 14 प्रभावों में विशिष्ट अलंकारों का वर्णन है। कौन से? 9 से 14 में। कवि प्रिया में 9 से 14 में विशिष्ट अलंकारों का वर्णन है। उसके अलावा 16वें प्रभाव में चित्र काव्य के भेदों उपभेदों का वर्णन है। 16वें प्रभाव में 16वां जो अंतिम प्रभाव है उसमें किसका? चित्र काव्य के भेदों उपभेदों, भेदों और उपभेदों का वर्णन उसमें किया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार नक शिख, शिख नक और कौन सी थी? 12मासा। नक शिख, शिख नक और 12मासा जो है वो पहले किस में थी? इसी कवि प्रिया में ही थी। विज्ञान गीता जो इसके बारे में बता चुका हूं मैं, प्रतीक शैली में आध्यात्मिक वर्णन है। ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भी है, ठीक है ना। विज्ञान गीता जो है ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भी है। विज्ञान गीता जो है ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भी है। अब आपको याद रह जाएगा, एक बार फिर से बता दूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि और रामचंद दोनों को, किसने? केशवदास ने। किनको? केशवदास रसिक ने, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि और रामचंद, नक्शिक कवि और रामचंद दोनों को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। आचार्य शुक्ल ने रामचंद्रिका व वीर सिंह देवचरित को प्रबंध काव्य कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपने। आचार्य शुक्ल ने रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित को प्रबंध काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने रस चंद्रिका व वीर सिंह देवचरित को प्रबंध काव्य कहा है, याद रख लेना। रामचंद्रिका व वीर सिंह देवचरित को, रामचंद्रिका व वीर सिंह देवचरित को प्रबंध काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास केशवदास की रचनाओं का विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथ, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रीति ग्रंथ की हम बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति ग्रंथ किन्हें कहा है? तो उन्होंने रसिक प्रिया को रीति ग्रंथ कहा है, कवि प्रिया को कहा है, छंदमाल को कहा है, ठीक है ना। ये 3 जो है रीति ग्रंथ माने हैं। कौन कौन से देख लेता हूं एक बार। ये पीपीटी वाले के कई बार थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये 3 है। ये 3 क्या है? रीति ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में केशवदास की जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल, ये तीनों रीति ग्रंथ है। क्यों है? कारण बता दूं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रह जाएंगे। रसिक प्रिया में किसका वर्णन है? रीति ग्रंथ कौन से हैं? रीति ग्रंथ उन्हें कहा गया है, लक्षण ग्रंथों को ही रीति ग्रंथ कहा गया। किनको कहा गया? लक्षण ग्रंथों को। लक्षण ग्रंथों में क्या है कि काव्य के अंगों का वर्णन किया गया। विशेष रूप से किसका वर्णन किया गया? काव्य के अंगों का वर्णन किया गया है। तो अब रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल को ही रीति ग्रंथ क्यों कहा है? क्या कारण है? इसके पीछे कारण एक है, रसिक प्रिया में किसका वर्णन किया गया है? रस का, रस सिद्धांत का। कवि प्रिया में अलंकार का, और छंदमाल में, छंदमाला में छंद का। इस कारण इन तीनों को रीति ग्रंथ कहा है। तो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि रसिक प्रिया रस सिद्धांत के कारण, कवि प्रिया अलंकार सिद्धांत के कारण, और छंदमाल, छंदमाला छंद के कारण। ठीक है। अब इन्होंने प्रबंध काव्य, इनके अनुसार प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, या डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रबंध काव्य जो है वो कौन कौन से माने गए हैं? क्या? प्रबंध काव्य। तो कौन कौन से प्रबंध काव्य? विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित है, रामचंद्रिका है, जहांगीर जस चंद्रिका है। ठीक है ना। विज्ञान गीता है,
रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित है, रामचंद्रिका है, जहांगीर जसचंद्रिका है। अब देखो इनमें से रामचंद्रिका को और वीर सिंह देवचरित को, इन दो को तो प्रबंध काव्य किसने माना है? शुक्ल ने भी माना है। रामचंद्रिका को और वीर सिंह देवचरित को भी तो प्रबंध काव्य शुक्ल ने भी माना है। इन्होंने प्रबंध काव्य किसको माना है? अब देखो इसको भी एक तरीके से याद किया जा सकता है। वो कैसे? एक नंबर रतन बावनी, ठीक है ना, रतन बावनी रतन सिंह का चरित्र चित्रण है। अब किसी व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया जाए तो वो विस्तार से किया जाता है, जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य उसी प्रकार से। तो रतन बावनी रतन सिंह का चरित्र चित्रण है, इसलिए प्रबंध काव्य विस्तार से किया गया, पूरा जीवन बताया गया। वीर सिंह देवचरित है तो वीर सिंह के बारे में है, इसलिए ये भी प्रबंध काव्य है, ठीक है। फिर जहांगीर जसचंद्रिका, इसमें जहांगीर का चरित्र चित्रण है, इसलिए ये भी प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका, इसमें राम का चरित्र चित्रण है, इसलिए ये भी प्रबंध काव्य। याद आपको केवल एक विज्ञान गीता रखनी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रबंध काव्य में आपने याद रखना है। जैसे हम याद करके गए ना कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति ग्रंथ कौन से है? रीति ग्रंथ कौन से थे? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। रसिक प्रिया क्यों? क्योंकि उसमें रस सिद्धांत का चित्रण है। कवि प्रिया क्यों? क्योंकि उसमें अलंकारों का वर्णन है। छंदमाला क्यों? क्योंकि उसमें छंदों का वर्णन है। इसी प्रकार मुक्तक काव्य, अब इनके अनुसार मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य की बात करें तो कौन कौन से मुक्तक काव्य? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक, ये क्या है? मुक्तक काव्य है। आसानी से याद कर ले, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अब जब प्रबंध काव्य नहीं है तो पीछे कौन से बचे? यही बचे हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक, यही बचे। ये क्या है? मुक्तक काव्य है। ये क्या है? मुक्तक काव्य है, ठीक है। अब आश्रयदाता, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति रतन बावनी है, कोई समस्या नहीं है। वीर सिंह देवचरित है, कोई समस्या नहीं है। जहांगीर जसचंद्रिका है, कोई समस्या नहीं है। यह आश्रयदाताओं की प्रशस्ति है। वैसे यहां रतन बावनी भी आ जाना चाहिए, लेकिन आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्यिक इतिहास में, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्यिक इतिहास में इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं याद करेंगे। हम सिर्फ इतना याद करेंगे क्योंकि प्रश्न बनाने वाला भी वहीं से बनाएगा, ठीक है ना। अच्छा, रतन बावनी याद रखे, सॉरी, अच्छा तीनों ही तो आ रखे हैं, सॉरी। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका तीनों राजाओं के आश्रय में लिखे गए थे, इसलिए राज्य आश्रित हो गए। तो मुझे लग रहा है आसानी से आप डॉक्टर नगेंद्र, शुक्ल और ये पढ़ पाएंगे। एक बार रिवाइज करवा दूं आपको कि केशवदास के जो रचनाएं हैं, प्रॉपर जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? एक नंबर पर आती है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। 2 नंबर पर आती है नक्शिक 1600 ईस्वी। 1 नंबर पर रसिक प्रिया 1591 ईस्वी रसिक प्रिया, 1600 ईस्वी नक्शिक 2 नंबर पर। 3 नंबर पर आएगी कवि प्रिया 1601 ईस्वी, ठीक है ना। 4 नंबर पर आएगी रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। 5 नंबर पर आएगी छंदमाला 1602 ईस्वी। 6 नंबर पर आएगी रतन बावनी 1607 ईस्वी। 7 नंबर पर आएगी वीर सिंह देवचरित, ठीक है ना, 1607 ईस्वी। विज्ञान गीता 8 नंबर पर 1610 ईस्वी और 9 नंबर पर जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी। ये प्रॉपर रचनाएं हैं। अब शुक्ल ने कौन कौन सी मानी है? नक्शिक और कौन सी? छंदमाला निकाल दो। नक्शिक और छंदमाला निकाल दो, बाकी सभी रचनाएं शुक्ल ने मानी है। कौन कौन सी? रसिक प्रिया को माना है उन्होंने, उसके बाद आती है नक्शिक, उसको निकाल दो। रसिक प्रिया को माना है, कवि प्रिया को माना है, उसके बाद उन्होंने जहांगीर जसचंद्रिका को माना है और रतन बावनी को माना है, वीर सिंह देवचरित को माना है और कवि प्रिया को माना है, रामचंद्रिका को माना है। इस तरह से उन्होंने 7 रचनाएं मानी है कुल, ठीक है ना। नक्शिक आपने काम करना है, नक्शिक और छंदमाला को निकाल देना है, जो सभी रचनाएं हैं। अब शुक्ल ने प्रबंध काव्य किस किस को माना है? तो वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित को प्रबंध काव्य माना है। रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित को शुक्ल ने प्रबंध माना है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने प्रबंध काव्य कौन कौन से माने हैं? तो आसान सी बात बताई थी मैंने, जिनके बारे में किसी का चरित्र चित्रण हो। रामचंद्रिका को, रतन बावनी को, वीर सिंह देवचरित को, जहांगीर जसचंद्रिका को और एक बच्ची जो याद करनी है विज्ञान गीता को, ठीक है ना। इनको उन्होंने प्रबंध काव्य माना है। मुक्तक किसको माना है? मुक्तक काव्य की बात करें तो उन्होंने रसिक प्रिया को, कवि प्रिया को और नक्शिक को,
रसिक प्रिया को, कवि प्रिया को और नक्शिक को उन्होंने मुक्तक माना, क्योंकि बचे हुए यही है, ठीक है ना। अब आश्रयदाता रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका, इनको आश्रयदाताओं की रचना माना है। मुझे लग रहा है आपको याद हो जाना चाहिए। अब केशवदास के बारे में विभिन्न कथन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार केशवदास की पूर्ववर्तियों ने, केशवदास के पूर्ववर्तियों ने जहां केवल भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी, केशवदास के पहले के जो कवि थे उन्होंने रस के लिए किन किन रचनाओं का सहारा लिया था, ठीक है ना। तो भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी का आश्रय लेकर अपनी दृष्टि सीमित रखी। भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी का आश्रय लेकर अपनी दृष्टि जो है वो सीमित रखी थी। वहीं इन्होंने, केशवदास ने रसिक प्रिया में, रस से संबंधित ग्रंथ है ना, रसिक प्रिया में इनके अतिरिक्त, याद रख लेना कि भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी का आश्रय तो लिया ही था, इनके पहले वालों ने तो केवल भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी का ही आश्रय लिया था, लेकिन केशवदास ने भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी का आश्रय लेने के साथ साथ रुद्रट के श्रृंगार तिलक का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का, रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि का, जयाद है दोनों में भैया, उज्ज्वल नीलमणि का, वात्स्यायन के कामसूत्र का, आदि का, ठीक है ना, सहारा लिया था, आदि का सहारा लिया था। और आधार ग्रंथ जो है इसका रुद्रट का श्रृंगार तिलक है, आधार ग्रंथ जो है रुद्रट का श्रृंगार तिलक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहने से तात्पर्य यह है कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया है कि जहां केशवदास से पहले के जो कवि थे, जहां केशवदास के पहले के जो कवि थे उनमें कौन आता, ज्यादा नहीं है, कर्णेश कवि आते हैं जिनका कर्णाभरण, भूभूषण, श्रुतिभूषण है, और कृपाराम की हित तरंगणी आती है, और एक आचार्य शुक्ल के अनुसार मोहनलाल मिश्र, चरखारी नरेश मोहनलाल मिश्र है जिनकी रचना शिखनक है, कौन सी है अभी बता देता हूँ मैं, बस ये 2-3 कवि आते हैं वैसे, 3 से पहले रीतिकाल का प्रारंभ होते ही आचार्य शुक्ल यही बात बताते हैं। ये है ये रहा मोहनलाल मिश्र श्रृंगार सागर, चरखारी नरेश, चरखारी के मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर आ जाता है, ठीक है ना। बाकी कर्णेश कवि का कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण आ जाते हैं, और कृपाराम के हित तरंगणी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि केशवदास के पूर्ववर्ती जो कवि थे, जितने भी थे, जिन्होंने भी रस से संबंधित या लक्षण ग्रंथ लिखने की कोशिश की होगी, जैसे सूरदास ने साहित्य लहरी में भी की है, तो जिसने भी कोशिश की है उन्होंने क्या किया था, भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी का ही आश्रय लिया था। भानुदत्त की 2 रचनाएं, रस तरंगणी और क्या नाम है, रसमंजरी और रस तरंगणी, दोनों का, इनका ही सहारा लिया था। लेकिन केशवदास ने क्या किया, इनके अतिरिक्त, इनका तो सहारा लिया ही, उसके अलावा रुद्रट की श्रृंगार तिलक, रुद्रट की श्रृंगार तिलक का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का, रुद्रट के श्रृंगार तिलक का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का, रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि का, वात्स्यायन के कामसूत्र आदि का भी सहारा लिया था। उसके अलावा कवि प्रिया में केशवदास ने अपनी रचना कवि प्रिया में दंडी के काव्यादर्श का, केशव मिश्र के अलंकार शेखर का, दंडी के काव्यादर्श का, केशव मिश्र के अलंकार शेखर का आश्रय लेकर अपने दृष्टिकोण को कहीं अधिक व्यापक बना दिया था। रसिक प्रिया जो है रस सिद्धांत से संबंधित इनकी रचना थी, और कवि प्रिया जो है वो अलंकार सिद्धांत से इनकी रचना थी। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, 16 प्रकाश है, 6 आया इसलिए प्रकाश है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी, प आया या 6 नहीं आया इसलिए प्रभाव है, 16 प्रभाव। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु, केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति।
केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है और न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं, छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो, पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं था। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो, छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो, लेकिन भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं था। कौन कह रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बार फिर से, इन्होंने केशवदास ने भाम्य उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों, भाम्य दंडी और उद्भट आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। इन्होंने भाम्य उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले, साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट आनंदवर्धन और विश्वनाथ का नहीं, मम्मट आनंदवर्धन और विश्वनाथ का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श तथा और बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। ठीक है ना, अलंकारों से संबंधित ये सभी बातें कहां से है, अलंकारों से। अलंकारों के बारे में हम बात करें तो पहले ही पढ़ चुके हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि केशवदास ने अलंकारों के जो उदाहरण लक्षण हैं वो कहां से लिए हैं, दंडी के काव्य आदर्श से, दंडी के काव्य आदर्श से। दंडी के, मम्मट का काव्य प्रकाश है क्योंकि उसके अंदर पै है, और काव्य आदर्श दंडी, दय से दंडी, दय से दर्श, काव्य आदर्श, दंडी के काव्य आदर्श से, और अमर कवि रचित या अमर कवि कृत काव्य कल्पलता वृत्ति, अमर कवि कृत काव्य कल्पलता वृत्ति, और क्या नाम था, केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर, केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर, केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर। इनसे इन्होंने जो है आधार ग्रंथ के रूप में ये सभी लिए अलंकारों के लिए। तो ये सभी किसके आधार ग्रंथ भी आ जाएंगे, कवि प्रिया के भी, क्योंकि अलंकारों का वर्णन उन्होंने अधिकतर किसमें किया है, कवि प्रिया में ही किया है। केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के लिए की थी। रसिक प्रिया की रचना, ठीक है ना, केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना अपने आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के लिए की थी। इंद्रजीत सिंह कौन थे, महाराज राम सिंह के भाई थे, महाराज राम सिंह के भाई थे। कुछ जगह इनको राम शाह भी कहा गया है। और इंद्रजीत सिंह के भाई थे रतन सिंह, जिन पर इन्होंने रतन बावनी लिखी थी। कौन सी रचना लिखी थी, रतन बावनी, 1607 ईस्वी, और वैसे अज्ञात भी माना जाता है। रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ जो है वो रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। क्या है, श्रृंगार तिलक। रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ रुद्र भट्ट कृत श्रृंगार तिलक है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, 16 प्रकाश। केशवदास ने हास्य रस के रसिक प्रिया की रचना तो आश्रयदाता ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के लिए की थी, और कवि प्रिया की जो रचना है वो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की नर्तकी, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की नर्तकी या
केशवदास की शिष्या प्रवीण राय के शिक्षा के लिए की थी। केशवदास ने हास्य रस के 4 नवीन भेद किए हैं। बहुत ही आसान है, पूछा जाता है। केशवदास ने हास्य रस के किसके? हास्य रस के 4 नवीन भेद किए हैं। केशवदास ने हास्य रस के 4 नवीन भेद किए, मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास। 4 नवीन भेद किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास ने हास्य रस के 4 नवीन भेद किए हैं, कलहास, अतिहास, मंदहास और परिहास। कलहास, अतिहास, परिहास और मंदहास। कलहास, मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास। केशव ने रूपक के भी 3 भेद किए हैं। केशव ने रूपक के भी 3 भेद किए हैं, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक किसने किए? केशवदास ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास ने रूपक के भी 3 भेद किए हैं, अद्भुत रूपक, अद्भुत रूपक क्या था? विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक, ठीक है ना। और हास्य रस के 4 भेद किए हैं, मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास। मंदहास, कलहास, अतिहास और परिहास, ये 4 भेद किए, याद रख लेना। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है, उक्ति वैचित्र्य का कवि कहा है, चमत्कारी कवि कहा है, अलंकारवादी कवि कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था ऐसा भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। आचार्य शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, उक्ति वैचित्र्य का कवि भी कहते हैं, अलंकारवादी भी कहते हैं और केशव को कवि हृदय नहीं मिला था ऐसा भी वो कहते हैं। और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहते हैं कि इनके बारे में लिखा गया है कि कवि को दे न चाहे विदाई तो केशव की कविता सुनाई, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। कि केशव, इस तरह से ये पंक्तियां हैं इनके बारे में। केशव की कविता को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए थे, इसलिए उनके संबंध में यह उक्ति प्रचलित हो गई। कौन सी उक्ति? कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। केशव ने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि कवियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए अलंकार व चमत्कार प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया था। वे अलंकार रहित कविता को असुंदर समझते थे। केशव ने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि कवियों की परंपरा को, भामह भी अलंकारवादी थे, दंडी भी अलंकारवादी थे, उद्भट भी अलंकारवादी थे, इनकी परंपराओं का अनुसरण करते हुए अलंकार व चमत्कार प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया। वे अलंकार रहित कविता को असुंदर समझते थे। वो कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्यर्थ भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं केशवदास जी के बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। ये कवि हृदय भी नहीं था और संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं थी। उनकी रामचंद्र का संबंध मतलब विभिन्न जो प्रसंग होते हैं ना, ठीक है ना, मुख्य कथाएं, गौण कथाएं, उन सब के अंदर संबंध होना चाहिए कोई न कोई, तो वो निर्वाह करने की इनमें कला नहीं थी। रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। रामचंद्रिका जो है किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव की रामचंद्रिका के बारे में क्या कह रहे हैं कि रामचंद्रिका जो है वो अलग अलग लिखे हुए, रामचंद्रिका जो है वो अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह मात्र लगती है। ऐसा किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने। किसके लिए? केशवदास के लिए, उनकी रामचंद्रिका के लिए। आचार्य शुक्ल आगे लिखते हैं, सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। प्रबंध काव्य रचना योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। प्रबंध काव्य योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। प्रबंध काव्य योग्य केशव में न तो अनुभूति ही थी
न शक्ति, ऐसा किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। शुक्ल ने इनके कौन कौन से प्रबंध काव्य माने थे? तो 2 प्रबंध काव्य माने थे, एक मानी थी राम चंद्रिका और दूसरा माना था वीर सिंह देवचरित। इन 2 रचनाओं को शुक्ल ने केशव के प्रबंध काव्य माना है। इन 2 रचनाओं को शुक्ल ने केशव की प्रबंध रचनाएं माना है। चलते हैं आगे। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। किसने कहा ऐसा? शुक्ल ने। फिर आचार्य शुक्ल लिखते हैं केशवदास का रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। बस ये एक बात जरूर याद रख लेना, ठीक है ना? केशवदास का, क्योंकि एक ही प्लस बात है, ये संवाद शैली जो थी ना वो शुक्ल के अनुसार केशवदास की तुलसीदास जी से भी बढ़कर थी। और विशेषकर रावण अंगद संवाद, रावण अंगद संवाद के बारे में कहते हैं कि यह तो तुलसीदास से भी बढ़कर था। यही शायद प्लस पॉइंट है एक। केशवदास का रावण अंगद संवाद तुलसीदास के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। आचार्य शुक्ल फिर क्या लिखते हैं? केशव की रचना में सूर तुलसी आदि की भी सरसता और तन्मयता चाहे न हो। केशव की रचना में सूर तुलसी आदि की सी, ठीक है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं किसके बारे में? केशवदास के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं किसके बारे में? लिखते हैं केशवदास जी के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि सूर तुलसी आदि की सी, सूर तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे का मार्ग खोला है। पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे का मार्ग खोला है। ये थोड़ी सी और प्लस पॉइंट है, ठीक है ना? काव्यांगों का परिचय उन्होंने करवाया था, रस का करवाया था, रसिक प्रिया में अलंकारों का करवाया था, और उसके अलावा नायक नायिका का भेद भी हो गया, छंदों का भी करवाया है, ठीक है? आचार्य शुक्ल फिर क्या लिखते हैं? आक्षेप, आक्षेप के जो भेद, आक्षेप के जो भेद केशव ने रखे हैं उनमें 4 तो ज्यों के त्यों, 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, ठीक है ना? 5वां मरणाक्षेप दंडी का मूर्छाक्षेप ही है। इन्होंने आक्षेप के जो 9 भेद, ठीक है ना? आचार्य शुक्ल ने अपने पास पढ़ा है, कोई समस्या नहीं है, मूल प्रति भी पढ़ी है। नो भेद, ठीक है? आक्षेप के, इन्होंने आक्षेप के आक्षेप के 9 भेद किए हैं। आचार्य केशवदास ने आक्षेप के 9 भेद बताए हैं अपने काव्य में, लेकिन वो कह रहे हैं, शुक्ल ये कहते हैं कि उन्होंने जो आक्षेप के, मतलब आचार्य का मतलब ये था कि आप कोई नई चीज बताएं, कोई नया अलंकार बताएं, कोई नया छंद बताएं, कोई नया रस बताएं, लेकिन इन्होंने उनकी नकल की थी। और कुछ जो नए बताए थे, उनके जो लक्षण बताए थे, बाद में पता चला कि ये उनके ही किसी के नाम बदले हुए थे, जो पहले काव्य दर्श में या भाम्य के काव्य अलंकार में या भरत में, नाट्य शास्त्र में, इनमें जो दिए जा चुके हैं उनके ही नाम बदले हुए। तो उसी के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, और 5वां मरणाक्षेप दंडी के मूर्छाक्षेप का ही मूर्छाक्षेप ही है। कवि प्रिया का प्रेमालंकार दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। ये देखो नामांतर, कवि प्रिया का प्रेमालंकार, कवि प्रिया में एक प्रेमालंकार बताया गया है, वो क्या है? दंडी की प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के 4 भेद वास्तव में पहेलियां हैं। ये सारी बातें लिखी गई है। फिर आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? वे संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की
धाक जमाना चाहते थे। वे संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना कि क्या है संस्कृत साहित्य सामग्री। केशवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशवदास संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। कौन लिखते हैं? आचार्य शुक्ल लिखते हैं केशवदास जी के बारे में। आचार्य शुक्ल फिर क्या लिखते हैं केशवदास के बारे में? केशवदास के पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त और फालतू शब्दों का प्रयोग, संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। केशव की भाषा को अप्रांजल और उबड़ खाबड़ किसने कहा है? प्रश्न बन सकता है। केशव की भाषा को अप्रांजल और उबड़ खाबड़ किसने कहा है? तो किसने कहा है? शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव की भाषा को अप्रांजल और उबड़ खाबड़ किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यही त्रुटि है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यह संदर्भ दे रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 153, सभी का दे रखा है। वैसे रामचंद्रिका में प्रसन्न राग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है और काफी समय पहले स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया है। आचार्य शुक्ल रामचंद्रिका में, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादंबरी और निषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। अब संबंध बताया जा सकता है कि क्या रामचंद्रिका का संबंध प्रसन्न राघव से है? तो है। हनुमान नाटक से है। अनर्ग राघव से है। कादंबरी से है। निषद चरित से है। शुक्ल का कथन कैसा है वो आपने ध्यान रखना है कि रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादंबरी और निषद की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया है आचार्य शुक्ल। फिर क्या लिखते हैं आचार्य केशवदास जी के बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। ठीक है ना, 15 तो जैसे पीछे कहा था ना, आक्षेप के 9 भेद जो केशव ने किए हैं उनमें से 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। आक्षेप के जो केशव ने 9 भेद किए हैं उनमें 4 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं और 5वां मरणाक्षेप जो है वो दंडी के ही मूर्छाक्षेप का वो नामांतर है, मूर्छाक्षेप का ही नामांतर है, मूर्छाक्षेप ही है। उसी तरह यहां भी ये कह रहे हैं कि केशव ने जो उपमा के 22 भेद किए हैं उनमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के ही है। उपमा के जो 22 भेद, उपमा के कितने भेद किए हैं केशव ने? 22 भेद किए हैं। ठीक है ना। आक्षेप के कितने भेद किए हैं? 9 भेद किए हैं। उपमा के कितने भेद किए हैं केशव ने? 22 भेद। लेकिन शुक्ल कहते हैं 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं, शेष रहे 2, वो ये है संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा। अब ये नाम किसने दिए थे? संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा ये किसने दिए थे? केशव ने। उपमा के संकीर्णोपमा और विपरीतोपमा ये नाम किसने दिए थे? तो ये नाम केशव ने दिए थे। इनमें विपरीतोपमा को तो उपमा कहना ही अर्थ है, ठीक है ना, कहना ही व्यर्थ है मुझे लग रहा है। व्यर्थ है, कहना ही
कहते हैं कि विपरीतोपमा को तो कहना ही, उपमा कहना ही, जब उपमा के विपरीत है तो फिर उपमा कैसे हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 152। आचार्य शुक्ल, रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। सॉरी, चलो एक बात तो अच्छी कही। आचार्य शुक्ल, रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है, उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। आचार्य शुक्ल फिर क्या लिखते हैं केशवदास जी के बारे में? रसिक प्रिया में वर्णित मुग्धा नायिका के भेद, नवलवधु। रसिक प्रिया में वर्णित मुग्धा नायिका का भेद, ये नायक नायिका भेद है ना, ये रसिक प्रिया में ध्यान लगा लेना। नायक नायिका भेद जो है वो रसिक प्रिया में है। इसमें कौन कौन से मुग्धा नायिका के भेद कौन से दिए? नवलवधु, नवल अनंगा, लज्जा प्रहार रहित नामक भेद भोज के श्रृंगार प्रकाश व सिंगु भोपाल के रसावरण वसुधाकर में देखे जा सकते हैं। ठीक है ना। रसिक प्रिया में वर्णित मुग्धा नायिका के जो केशव ने भेद किया और केशव ने कहा कि ये मैंने दिए। कौन कौन से भेद हैं? नवलवधु, नवल अनंगा और लज्जा प्रहार रहित। ये भेद आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भोज के श्रृंगार प्रकाश से लिए गए हैं और सिंह भूपाल के रसारण वसुधा कर में देखे जा सकते हैं। केशव को आचार्य न मानने का कारण, केशव को आचार्य न मानने के कौन कौन से कारण है? एक कारण तो यह है कि सूक्ष्म विवेचन का अभाव है और काव्यांगों के लक्षण जो है अधूरे हैं। केशव को आचार्य न मानने के कारण, न मानने के कारण कौन कौन से हैं? एक तो है सूक्ष्म विवेचन का अभाव है और काव्यांगों के लक्षण अधूरे हैं। काव्यांगों के तर्कपूर्ण खंडन मंडन का अभाव है। काव्यांगों के तर्कपूर्ण खंडन मंडन का अभाव है। रूपक के लक्षण उदाहरण अधकचरे हैं। रूपक के लक्षण और उदाहरण जो है वो अधकचरे हैं। अलंकार एवं रस विवेचन दोषपूर्ण तथा संस्कृत ग्रंथों की नकल है। अलंकार एवं रस विवेचन जो है वो दोषपूर्ण है तथा संस्कृत ग्रंथों की नकल है। स्पष्ट विवेचन का अभाव है। ये सभी में ये, वैसे इनमें क्या अकेले में बस शुक्ल जी इसके पीछे पड़ गए बेचारे केशवदास जी के। केशवदास के काव्य में पात्रानुकूलता, उनके काव्य में पात्रानुकूलता, ये उनके महत्वपूर्ण बिंदु है। पात्रानुकूलता की बात करें तो ये जू पे जिये जोर तजो सब सोर सरासन तोरी लोहो सुख कोरी, ये उदाहरण है उसका। व्यंजना सौंदर्य का उदाहरण है, जो सुंदरी तेरी छुई दीर्घ सोवत पातक लेख्यो। संक्षिप्तता, कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। ये संक्षिप्तता है कि थोड़ी सी बात के अंदर ही बहुत बड़ी बात कह देना। कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। ये कहानी आपको पता है, रामायण सभी ने पढ़ी हुई है, इसको क्या बताना। राजनीतिक दावपेच, देही अंगद राज तो को मारी बानर राज को, देही अंगद राज तो को मारी बानर राज को। अब ये राजनीतिक दावपेच है। रावण कहता है कि अंगद तू बानर राज को सुग्रीव को मार दे, तुझे राजा बना दूंगा। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। हाथी न साथी न घोड़े न चेरे न गाऊं न ठाऊं कुठाऊं, मतलब सरल भाषा का प्रयोग का उदाहरण है ये। नाटकीयता का, यह कौन को दल देखिए यह राम को प्रभु देखिए, यह कौन राम न जानिए यह ताड़ का जिन मारिए। ये नाटकीय है, ये पद है एक प्रकार के। ये अपनी किताब है, सारांश है, इन दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लाना चाहे तो आप ला सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, देख कर लाएं। पहले सारांश है और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो इन दिनों रिवाइज के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जगह मिल जाएगी, गूगल पर सर्च मारोगे तो मिल जाएगी। लेकिन आपने क्या करना है, गूगल पर सर्च मारते वक्त देख लेना है कि कहाँ सस्ती मिल रही है। अगर कोई दुकानदार, आप अच्छी जगह रह रहे हो किसी शहर में, तहसील स्तर तक तो आराम से मिल जाती है ये, ठीक है ना। पूरे राजस्थान में कहीं भी तहसील में तो आराम से मिल जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं होता, आप उसको बोलो वो मंगवा देगा। और नहीं तो ऑनलाइन देखो, तो ऑनलाइन कुछ जगह शायद महंगी है, तो वो आप चेक कर लेना भैया। किसी के पैसे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, चेक कर लेना अच्छे से, सारे टॉपिक देख कर फिर ही करना, ठीक है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।